नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर अखंड भारत यात्रा है आज और इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। थोड़ी देर में सीएम मनोहर लाल दिखाएंगे इसको हरी झंडी। 18 अप्रैल को सोनीपत में होगा यात्रा का समापन। अखंड भारत यात्रा में 131 लड़कियों ने लिया भाग। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि अखंड भारत यात्रा आज है। थोड़ी देर में सीएम मनोहर लाल इस अखंड भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 18 तारीख को इस अखंड भारत यात्रा का समापन होगा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने चंडीगढ़ से। अखंड भारत यात्रा का आज शुरुआत होगी। थोड़ी देर में सीएम मनोहर लाल हरी झंडी दिखाएंगे। 18 अप्रैल को इसका समापन होगा। अखंड भारत यात्रा में 131 लड़कियों ने हिस्सा लिया। लड़कियों के जरिए अखंड भारत यात्रा में एक मैसेज देने की कोशिश। अखंड भारत यात्रा आज है। थोड़ी देर में सीएम मनोहर लाल दिखाएंगे इसको हरी झंडी। 18 अप्रैल को सोनीपत में इसका समापन होगा और इस यात्रा में बड़ी संख्या में लड़कियां शामिल होंगी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। अखंड भारत यात्रा की आज से शुरुआत और 18 तारीख को इस अखंड भारत यात्रा का समापन होगा। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 1796 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के चलते 19 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 946 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% हो गया। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 10,879 केस सामने आए हैं। तो ताजा हालात क्या हैं कोरोना के, ये आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कोरोना से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मामले घट रहे हैं, रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है और ये ताजा आंकड़े आपके सामने। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी शख्स की मौत नहीं हुई। 56 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.88% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 5, सोनीपत में 1, करनाल और फतेहाबाद में भी कोरोना का 1 केस मिला है। तो प्रदेश में कोरोना काबू में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मामले जो हैं वो अब लगातार घट रहे हैं और साथ ही साथ रिकवरी रेट में सुधार आ रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर क्या है प्रदेश में अलग अलग जिलों में क्या स्थिति, यह आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता अनिल गुप्ता उर्फ सीटू के निधन पर शोक जताया। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोनीपत पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश की सरकार पर 334 यूपी पंजाब नेशनल हाईवे निर्माण कार्य को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोनीपत से होने वाले सड़क लोकार्पण समारोह में नहीं आना चाहिए था। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस सरकार ने नेशनल हाईवे बनाने की जरूरत को गलत ठहराया था, उसी का उद्घाटन करने सीएम खुद पहुंचे, जो नैतिकता के आधार पर सही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने गडकरी जी के साथ मिलकर एक उद्घाटन किया एक नेशनल हाईवे का 334 बी नेशनल हाईवे, जो यूपी पंजाब बॉर्डर से और सोनीपत खरखोदा झज्जर होते हुए और लोहारू के रास्ते राजस्थान जाता है। दुर्भाग्य की बात ये है, ये वही मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब जिन्होंने चिट्ठी लिखी। ये नेशनल हाईवे मैंने मंजूर कराया था 2013 में,
उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया। जब मैंने दोबारा से प्रयास किया 2016-17 में काम शुरू कराने के लिए, ये उन्होंने चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इसको डिनोटिफाई किया जाए। मतलब ये नहीं कि भाई कोई नया काम कराओ, नेशनल हाईवे जो मंजूर करा दिया उस पर काम शुरू हो रहा था, काम शुरू होने के टेंडर होने के समय चिट्ठी लिख के कहा इसको डिनोटिफाई कराएं। ये सोचते इन लोग। तो मैं समझता हूँ कि नैतिकता के आधार पर, हालांकि गडकरी जी ने जब हम गए हमने पूरी पैरवी करी, वो भी इन्हीं के दल से हैं, उन्होंने इनके मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानी। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को कम से कम खट्टर साहब को इस उद्घाटन में नहीं आना चाहिए था, इस उद्घाटन से दूर करना चाहिए था। ये मैं चिट्ठी आज सोनीपत के प्रेस वालों के साथ सार्वजनिक करना चाहता हूँ। आप लोग इस बात को रखें लोगों के सामने, उनको नैतिकता के आधार पर आना ही नहीं चाहिए था उद्घाटन पे। महेंद्रगढ़ में केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले वो यहाँ पर कनीना में मनीष राव की तरफ से आरपीएस फार्म हाउस पर आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने उनका आपको बता दें कि फूल माला और पगड़ी के साथ स्वागत किया गया। उसके बाद वो महेंद्रगढ़ की यादव सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले पौधारोपण किया, फिर सार्वजनिक पुस्तकालय में डिजिटल लाइब्रेरी अनुभाग का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ सांसद धर्मवीर सिंह, अलवर के सांसद बालकनाथ, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, नागर चौधरी, विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव मौजूद रहे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जयराम सदन महेंद्रगढ़ में पहुंचने पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर सम्मान दिया। एक लंबे समय से महेंद्रगढ़ आना बाकी रह रहा था। संयोग ऐसा था कि स्वामी शरणानंद जी का आज प्रथम पुण्यतिथि थी और एक लंबे समय से यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी की बात भी चल रही थी, बार की बात भी चल रही थी और सबसे बड़ी बात है कि माननीय रामविलास जी का आशीर्वाद भी लेना था, इसलिए मैं महेंद्रगढ़ आया। सर, जिस प्रकार से आज कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी ने शैलजा को इस्तीफा दे दिया है और दूसरे को दीपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही है, देखिए कांग्रेस तो पूरी तरीके से एक समाप्त प्राय पार्टी है। लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि देश की राजनीति में जो सबसे बड़ी लड़ाई है ये डेमोक्रेसी बनाम डायनेस्टी की है। तो डायनेस्टी जब तक नहीं बदलेगी कांग्रेस में कुछ भी कर लें कोई सुधार नहीं होने वाला। आज भारत सरकार के मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव मेरे निवास पर आए थे। भूपेंद्र सिंह यादव हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं और श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के मंत्रिमंडल के बहुत यशस्वी मंत्री हैं। आज वो अपने मुखारबिंद से बोला यहाँ पर कांग्रेस तो आने वाले 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत होगा। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पंचकुला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि जेजेपी के सभी जिलाध्यक्षों की बैठक होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में होगी ये बैठक। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। कई अहम मुद्दे जिनको लेकर इस बैठक में होगी चर्चा। जेजेपी के सभी जिलाध्यक्षों की होगी बैठक। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पंचकुला से, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक होगी। बड़ी खबर पंचकुला से, जेजेपी के सभी जिलाध्यक्षों की होगी बैठक। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में होगी ये बैठक। इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। बड़ी खबर, जेजेपी के सभी जिलाध्यक्षों की होगी बैठक। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में होगी ये बैठक। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने पंचकुला से। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जेजेपी के जिलाध्यक्षों की बैठक होगी और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक होगी। कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। चलिए अब खबर चंडीगढ़ से, जहां पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कई मामलों पर अपनी
खुलकर राय रखी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों को लेकर अगर कोई शिकायत आती है तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिक्षा मंत्री ने स्कूलों की यहाँ पर बढ़ी हुई फीस पर भी एक्शन लेते हुए कहा कि कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुले तो स्कूलों ने काफी फीसें बढ़ाई हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि 134A के खत्म होने से अभिभावकों को लाभ हुआ है। जैसे अपना स्कूल तो साल के साल चलता ही है और पूरी तैयारियां हैं उसी प्रकार से। हाँ, ये एक दौर आया कोरोना का, इसमें निश्चित तौर से शिक्षा बहुत ही प्रभावित हुई, तो उसकी वजह से ये मेरा ख्याल का आपका सवाल है कि तैयारियां किस प्रकार की, क्योंकि उसके बाद इस प्रकार के सवाल आते थे। लेकिन हमारी पूरी तैयारियां हैं। जहाँ टेबलेट की बात आपने कही, टेबलेट हमारे पास आने शुरू हो गए और काफी बड़ी संख्या में हमारे पास पहुंच भी गए। डाइट में उनको रखा गया है और जल्दी उनका वितरण शुरू होगा। देखिए, कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुले तो कुछ स्कूलों ने अपनी फीसें काफी बढ़ाई थी और अभिभावकों ने हमारे पास कंप्लेंट की थी कि कुछ स्कूलों ने ज्यादा फीसें बढ़ाई है। उसी के बाद हम एक नियम लेके आए थे और हम नियम के तहत हमने ये किया था कि कोई भी स्कूल 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेगा। और अभी तक फार्म 6 है, वो 5705 जो स्कूल है उनमें फार्म भर दिया। ये लगभग 60% है। लेकिन फीस वही स्कूल बढ़ा सकेंगे जो फार्म 6 भरेंगे और उनकी जो डेट थी वो 31 मार्च लास्ट डेट थी। तो जिन स्कूलों ने फार्म नहीं भरा उनको फीस बढ़ानी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने करनाल के अनाज मंडी में अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद प्रेस वार्ता कर आप और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं कृषि कानून पर सरकार का पक्ष रखा। कृषि कानून पर मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि नेशनल रिपोर्ट के माध्यम से किसानों की आय 27 रुपए है। इसे बढ़ाने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। 2022 तक किसान की आय डबल करने के लिए उन्होंने कहा कि इस पर बहस की बात नहीं है। वहीं तूड़ी का भाव 10 से 12 रुपए किलो चल रहा है। इस बार मंडी में प्राइवेट भी खरीद हो रही है। जी सर, यही देखना है कि किसानों की सुविधा के लिए जो हमने व्यवस्थाएं की थी वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे आड़ती भाइयों को, व्यापारी भाइयों को दिक्कत, कोई लेबर की कैंटीन चल रही है नहीं चल रही है, पानी की व्यवस्था है नहीं या नहीं है, लिफ्टिंग का, और हर मंडी में जो पेमेंट जो हमने हमारी टारगेट है कि 72 घंटे में दें, वो चल रही है कि नहीं चल रही है। और ये सारी व्यवस्थाएं हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, जैसी सरकार चाहे वैसे ही चलने लग जाए और हर साल इसमें हम बेहतरी कर रहे हैं। वैसे हमारे एकेडमी के लिए उसको सुधारा किया जी सर, और सुविधाएं क्या दी? पूरी सीजन में सर इस बार 11 लगे वहीं भिवानी में बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने शिरकत की, जहां उन्होंने बार एसोसिएशन को 21 लाख रुपए दिए और 50 वर्ष तक वकालत करने वाले वकीलों को सम्मानित भी किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल और शैलजा ने कांग्रेस का बंटाधार किया है। जब से कांग्रेस ने शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तब से कांग्रेस जीरो हो गई है। मनमोहन सिंह जी की फाइल वो आपके अहमद पटेल निकलवा रहे हैं। फैसले सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी घर में बैठ के कर रहे हैं, तो कांग्रेस बंटाधार होगी। शैलजा ने जब से कांग्रेस संभाली जीरो होगी, कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। सर, आपने बयान दिया था आम आदमी पार्टी के जो विधायक पंजाब में, उसकी काफी आलोचना हुई है, क्या आप स्टैंड करते उस बयान पे? नहीं, मैं बिल्कुल स्टैंड करता हूँ। मैंने ये कहा था कि 90% लोग जो है वो फर्स्ट टाइमर है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नर्स सेलेक्ट होती है तो उसे 1 साल ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो जाके ड्यूटी ज्वाइन करती है। अगर पुलिस में भर्ती होता है तो उसे मधुबन में या फिलौर में, क्योंकि पंजाब का स्टेशन फिलौर है, उसे 1 साल 1.5 साल उसे ट्रेनिंग देके फिर उसे पुलिस की यूनिफॉर्म दी जाती है।
वहीं 200 करोड़ के नगर निगम घोटाले पर एक बार फिर से एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ के नगर निगम घोटाले के मामले में सतबीरा के खिलाफ बेहद मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सरकार केवल लिपापोती कर रही है और बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है। साथ ही कहा कि इन घोटालों के कारण ही आज नगर निगम के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। दुख भी हो रहा है कि जो फरीदाबाद नगर निगम है इसमें क्या क्या हो रहा है। इस 200 करोड़ के घोटाले में 9 जुलाई 2020 को कमेटी बन गई इस घोटाले की जांच के लिए पार्षदों की और आईएएस अफसरों की अध्यक्षता में, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कमेटी बनने के 1 महीने बाद 6 अगस्त को तकरीबन 22 करोड़ की पेमेंट कर दी, जिसमें 6 अगस्त 2020 को 7 करोड़ 70 लाख और 7 करोड़ 43 लाख कुछ रुपए की एक ही टाइम में पेमेंट हुई है 2 नगर निगम के खातों के साथ। और उस नगर निगम में ऐसे भ्रष्ट कामों की एक दिन में पेमेंट हो रही है। जिस नगर निगम में उसका एम्प्लॉय रिटायर हो जाए उसको रिटायरमेंट का पूरा पैसा नहीं मिलता। चलिए अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में 20वीं राज्य शीर्ष समिति की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान पुलिस को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने क्राइम एंड क्रिमिनल्स ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को अपग्रेड करने का निर्णय लिया। साथ ही बैठक में मुख्य सचिव ने क्राइम एंड क्रिमिनल्स ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मंजूरी दी। इस दौरान गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल भी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि हरियाणा पुलिस को 100% अंकों के साथ देश भर में प्रगति डैशबोर्ड रोकने में यहाँ पर रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। महम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने गाड़िया लोहार समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2022 तक हर सिर पर पक्की छत हो, इसलिए जल्द ही सभी को पक्की छत मुहैया करवाई जाएगी। वहीं जांगड़ा ने बताया कि 3 राज्यों के सांसद प्रधानमंत्री से मिले थे और महम के गाड़िया लोहारों को जल्द ही हर सिर पर पक्की छत के तहत पक्के मकान दिए जाएंगे। देखिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने 3 स्टेटों के सांसदों को हमें बुलवाया था, जिसमें हरियाणा के भी हम सभी सांसद थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये निर्देश था सभी को कि हमें 8 तारीख से लेके और 23 तारीख तक 15 दिन के सामाजिक न्याय पखवाड़ा बनाएं और इसके लिए गरीब आदमियों के बीच में जाएं और बीच में जाके बैठ के उनके पास जाके उनकी एक-एक समस्या के बारे में सुन के नोट करके उनके समाधान के लिए उसके लिए कार्रवाई करें। वहीं नारनौद में बिजली निगम के अनुबंधित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और जिला प्रधान विकास बेनीवाल ने कहा कि उपमंडल अधिकारी की ओर से अनुबंधित कर्मचारियों को जानबूझकर गलत तरीके से तबादले कर बार बार परेशान किया जा रहा है, जिससे अनुबंधित कर्मचारियों में भारी रोष है। एक तो जो गलत तबादला हमारे कर्मचारी का किया है वो कैंसिल किया जाए, उसके साथ आगे से भी भविष्य में किसी अनुबंधित कर्मचारी का तबादला किसी गलत मंशा से, द्वेष भावना से या प्रताड़ित करने की भावना से अधिकारी द्वारा ना किया जाए। आगे क्या रहेगा? हाँ, बोलो जी। 2 दिन हमने गेट मीटिंग के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया है, उसके बाद आज धरने में ये प्रदर्शन तब्दील किया है और आगे भी आंदोलन तेज होगा जब तक उपमंडल अधिकारी हमारी बातों को नहीं सुनते। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंडियन मीडिया सेंटर की तरफ से करवाई जा रही यात्रा। उन्होंने कहा अखंड भारत संदेश यात्रा में 131 लड़कियां हिस्सा ले रही है। आपको बता दें कि अखंड भारत यात्रा आज से शुरू हो रही है और 18 तारीख को इसका समापन होगा।
सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अखंड भारत यात्रा के बारे में जानकारी दी कि किस तरीके से क्या कुछ उद्देश्य इस अखंड भारत यात्रा का रहने वाला है और समापन इस यात्रा का कब होगा। इन तमाम चीजों के बारे में सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अखंड भारत संदेश यात्रा में 131 बेटियों ने भाग लिया। 18 अप्रैल को सोनीपत में समापन समारोह इसका होगा और यात्रा के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने चंडीगढ़ से। सीएम मनोहर लाल ने अखंड भारत यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, ये आपको बता रहे हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम मनोहर लाल ने बताया कि अखंड भारत यात्रा में 131 बेटियों ने हिस्सा वो ले रही हैं और इसी के साथ क्या कुछ उद्देश्य, क्या कुछ संदेश इस यात्रा में दिया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। और आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि इस तरीके से क्या कुछ खास बातें इस यात्रा में रहने वाली है। 18 तारीख को आपको बता दें कि इस यात्रा का समापन होगा। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सीएम ने यात्रा के लिए दिया 5 लाख का दान। अखंड भारत संदेश यात्रा में 131 बेटियां हिस्सा ले रही हैं और 18 अप्रैल को सोनीपत में इसका समापन होगा। यात्रा के जरिए समाज जागरण का यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस यात्रा के बारे में जानकारी दी। ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। अखंड भारत यात्रा का आज से आरंभ किया जा रहा है और आपको बता दें कि इस यात्रा में 131 बेटियां हिस्सा ले रही हैं और साथ ही 18 तारीख को, आगामी 18 तारीख को इस यात्रा का समापन होगा। और सीएम मनोहर लाल ने इस यात्रा के लिए 5 लाख दान दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ उद्देश्य है इस यात्रा का और किस संदेश के साथ ये यात्रा जो है वो शुरू की जा रही है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखंड भारत यात्रा के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ इस यात्रा की मुख्य बातें रहने वाली हैं। सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाई इस यात्रा को। यात्रा के जरिए समाज जागरण का उद्देश्य रखा गया है। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखंड भारत यात्रा के बारे में जानकारी दी। बताया कि 5 लाख का दान इस यात्रा के लिए दिया गया। सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी इस यात्रा को दिखाई। 18 तारीख को समापन समारोह इस यात्रा का होगा और इस यात्रा में 131 बेटियां भाग ले रही हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, अखंड भारत यात्रा को लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरीके से क्या कुछ उद्देश्य और क्या संदेश इस अखंड भारत यात्रा का रहने वाला है। और उन्होंने बताया कि इस अखंड भारत यात्रा में 131 बेटियां जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। हरी झंडी इस यात्रा को उन्होंने दिखाई। आपको बता दें कि आगामी 18 तारीख को इस अखंड भारत यात्रा का समापन होगा और इस यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना इस यात्रा के दौरान ना हो, क्योंकि बड़ी संख्या में इस यात्रा में लोग जुट रहे हैं। 131 बेटियां इस अखंड भारत यात्रा में हिस्सा ले रही हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने चंडीगढ़ से सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, अखंड भारत यात्रा के बारे में उन्होंने जानकारी दी। हरी झंडी दिखाई सीएम ने अखंड भारत यात्रा को और बताया कि 131 बेटियां इस अखंड भारत यात्रा में हिस्सा ले रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आगामी 18 तारीख को अखंड भारत यात्रा का समापन होगा सोनीपत में और सीएम मनोहर लाल ने 5 लाख इस यात्रा के लिए दान दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।